प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और बेटा पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे आपके गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होने के कारण जो मनुष्य में रोग होते थे, सिंड्रोम। तो उसको हमने दो श्रेणियों में पढ़ा था। पहली पढ़ी थी कायिक गुणसूत्रों के कारण, जिसमें हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और क्राइडू-चैट सिंड्रोम। फिर हमने पढ़ा था आपका लिंग गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी होने के कारण रोग। उसमें हमने पढ़ा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम या अधिनर और सुपर मादा। आज हमें पढ़ना है अगला टॉपिक जो कहता है कि जीन उत्परिवर्तन के द्वारा, जीन उत्परिवर्तन के द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग, होने वाले रोग। अब जीन उत्परिवर्तन क्या होता है यह हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम है आणविक वंशागति के आणविक आधार, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर हमें रोग पढ़ने हैं। अच्छा, जो देखिए, जो इसको हम ना सारणी से पढ़ेंगे। पहले तो आपको यह पता होने चाहिए रोग हैं कौन कौन से, फिर हम रोगों की विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन रोगों के चिन्ह क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जीन उत्परिवर्तन मतलब ये जीन उत्परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो जीन्स हो वो भी अलग अलग गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। तो जो कायिक गुणसूत्रों पर होते हैं, कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन, ये जो मैं आपको ये चार्ट बना रहा हूं ये आप कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन। अब ये भी जो उत्परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। तो पहले प्रकार के जो उत्परिवर्तन होते हैं वो होते हैं अप्रभावी ऑटोसोमल। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहते हैं। तो अप्रभावी ऑटोसोमल माने कायिक गुणसूत्र वाले जीन उत्परिवर्तन, माने रिसेसिव ऑटोसोमल, रिसेसिव ऑटोसोमल जीन म्यूटेशंस। अब इसमें क्या है, इसमें पहले हम रोगों के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो रोग है वो है एल्केप्टोनूरिया। तो यहां पर हम लिख रहे हैं नंबर 1 एल्केप्टोन्यूरिया। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में एल्केप्टोनूरिया ही कहकर बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा रोग है इसमें फिनाइल कीटोनूरिया। नंबर 2 फिनाइल कीटोन्यूरिया, और इस फिनाइल कीटोनूरिया को आप लिखते हो PKU।
इंग्लिश में भी फिनाइल कीटोनूरिया कहते हैं, लेकिन इसका जो छोटा रूप है उसमें इसको PKU लिखते हैं। और तीसरा है, इसको हम कहते हैं रंजकहीनता। रंजकहीनता, रंजकहीनता माने एल्बिनिज्म। इन सब रोगों को हमें बारी बारी पढ़ना, ये कैसे होते हैं। फिर है नंबर चौथा जो है टे साक्स रोग। नंबर 4 टे साक्स रोग, और इसको हम लिखते हैं TSD माने टे साक्स डिजीज। 5वां नंबर है गौचर रोग, गौचर्स रोग माने गौचर्स डिजीज, ठीक है। फिर छठा नंबर है इस श्रेणी में जो है हसियाकार रुधिराणु अनीमिया। हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। बेटा हसियाकार रुधिराणु एनीमिया को आप अंग्रेजी में सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं। क्या? सिकल सेल अनीमिया। 7वां जो है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ठीक है। 8वां जो रोग है वो है पुटीय रेशमयता। पुटीय रेशमयता माने सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। 9वां जो रोग है वो है विल्सन्स रोग। नंबर 9 विल्सन रोग। और नंबर 10 है एनोफ्थेल्मिया। एनोफ्थेल्मिया। तो हमें ऐसे ये 10 रोग पढ़ने हैं। अब ये जो अप्रभावी ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल माने कायिक गुणसूत्र, इसका मतलब ये जितने भी जीन्स हैं ये सब गुणसूत्र संख्या 1 से 22 पर पाए जाते हैं। किस पर? 1 से 22 पर। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर सामान्य है, सामान्य माने नॉर्मल, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? बड़ा ए बड़ा ए। अगर कोई व्यक्ति वाहक है माने कैरियर, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा? बड़ा ए छोटा ए। ये वाहक है, ये रोगी नहीं है, इसमें रोग के कोई लक्षण नहीं है। तो जो कैरियर होते हैं, जो वाहक होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं समलक्षणी रूप से सामान्य। ये समलक्षणी रूप से सामान्य होते हैं, ऊपर से दिखने में सामान्य दिखेंगे। और तीसरे जो हैं वो हैं रोगी माने डिजीज्ड। तो अप्रभावी, आपको पता है युग्म विकल्पी वो होता है, वो तभी प्रकट होता है जब वो समयुग्मजीय अवस्था में हो। तो ये होगा छोटा ए छोटा ए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आएंगे वो इस डब्बे के पर आधारित होंगे। तो ये क्या है? अप्रभावी ऑटोसोमल रोग। इसके 10 उदाहरण हमने लिखे हैं, और किस अवस्था में कौन रोगी हो सकता है कौन नहीं वो भी लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण अप्रभावी ऑटोसोमल रोग होते हैं। और देखिए दूसरे कौन से होते हैं? प्रभावी ऑटोसोमल। तो प्रभावी ऑटोसोमल माने डोमिनेंट ऑटोसोमल। ये जो मैंने आपको
ये चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट में से आपको सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में से विषम को चुनिए। तो आपको अगर ये याद होंगे सारे रोग तभी आप कर सकते हैं। इसका पहला उदाहरण है एकॉन्ड्रोप्लेसिया। नंबर 1 ए कॉन्ड्रोप्लेसिया। एकॉन्ड्रोप्लेसिया और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता है नंबर 2 एनीरीडिया। एनीरीडिया और नंबर 3 होता है ऊनी बाल। ऊनी बाल, पूरे शरीर पे बाल ही बाल के गुच्छे हो जाते हैं, ठीक है। चौथा जो रोग है वो है पॉलीडेक्टाइली। नंबर 4 पॉलीडेक्टिली। नंबर 5 सिनडेक्टिली। नंबर 6 ब्रैकीडेक्टिली। नंबर 7 है हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया। नंबर 8 है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। नंबर 9 जो है वो है एक कागज होता है उसको चखना होता है, तो फिनाइल थायोकार्बामाइड कागज को चखना का स्वाद बताना। तो उसको मैं पीटी से लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फिनाइल थायोकार्बामाइड कागज का स्वाद चखना, ठीक है। और एक होती है जिसको आप कहते हैं पेशीय डिस्ट्रॉफी, माने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नंबर 10 पेशीय डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पेशीय डिस्ट्रॉफी एक और होती है, जो ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो एक्स संलग्न होती है, ठीक है। तो ये 10 रोग हैं, इसमें भी डब्बे बनाते हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा, सामान्य माने नॉर्मल, तो सामान्य व्यक्ति कब होगा, जब उसमें होगा सिर्फ छोटा ए, क्योंकि ये प्रभावी ऑटोसोमल है। प्रभावी में तो प्रभावी युग्म विकल्पी कब व्यक्त करता है, जब वो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में आता है। तो इसमें सामान्य है और दूसरा है रोगी। रोगी माने डिजीज्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा भी रोगी होगा और ऐसा भी रोगी होगा, क्योंकि प्रभावी युग्म विकल्पी एक भी आए तो लक्षण प्रकट हो जाता है। इसका मतलब 2 स्टार लगा के लिखेंगे, इन रोगों में वाहक नहीं होते हैं, वाहक नहीं होते हैं। बेटा इनमें वाहक नहीं होते, या तो सामान्य होते हैं या फिर रोगी होते हैं। वाहक वैसे भी तब पाए जाते हैं जब अप्रभावी रोग हो। आपको आ रहा है समझ में, ये चार्ट आपको बनाना है। अच्छा देखिए, जीन्स उत्परिवर्तन के कारण कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन, अब लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन। देखिए लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित
जीन्स में उत्परिवर्तन। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, जो जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होंगे उनको हम कहेंगे एक्स सहलग्न, और जो जीन्स वाई गुणसूत्रों पर होंगे उनको हम बोलेंगे वाई सहलग्न। तो इसके हम फिर से दो टुकड़े कर देते हैं। एक्स सहलग्न माने एक्स लिंक्ड, और दूसरा है वाई सहलग्न माने वाई लिंक्ड। बेटा वाई सहलग्न में हमें एक ही रोग पढ़ना है, वो है अतिरोमाभिवृद्धि। तो इसका जो उदाहरण है वो है अति रोमाभिवृद्धि माने हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। और ये वाई गुणसूत्र किस में होता है? सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में तो होता ही नहीं है। तो महिलाएं इसमें रोगी और सामान्य कुछ नहीं मानी जाएंगी। इसमें जो सामान्य नर होगा, सामान्य नर, उसको आप दिखाओगे एक्स वाई से, और जो रोगी नर होगा, रोगी नर, इसको आप दिखाओगे एक्स वाई डैश से। डैश का मतलब है त्रुटिपूर्ण जीन, वो किस पर है? वाई गुणसूत्र पर है। तो ये डब्बा मैंने यहां पर इसके लिए बना दिया। अब बात है एक्स सहलग्न की। एक्स सहलग्न फिर दो प्रकार के होते हैं। एक्स सहलग्न अप्रभावी और एक्स सहलग्न प्रभावी। ये आपको बहुत काम आएंगी चीजें, क्योंकि इसी पर आपकी वंशावली विश्लेषण आधारित है, माने पेडिग्री एनालिसिस। अब एक्स संलग्न अप्रभावी के जो उदाहरण हैं वो हैं उदाहरण हीमोफीलिया। ये हम विस्तृत रूप से बात करेंगे, इसमें खून बहता जाता है, रुकता नहीं है। दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता माने कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा है रात्रि अंधापन। रात्रि अंधापन माने नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। चौथा है ड्यूकीन पेशीय माने ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जबकि खाली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्पेशिया डिस्ट्रॉफी किसमें थी? ऑटोसोमल प्रभावी में। और ये है एक्स संलग्न अप्रभावी में। ये अंतर ध्यान रखना है, डिस्ट्रॉफी। और 1 2 3 4 एक और है इसमें जिसका नाम है G6PD न्यूनता सिंड्रोम। G6PD न्यूनता सिंड्रोम माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सब पढ़ेंगे, ये इसका नंबर कल आएगा, ठीक है। अब है एक्स। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें हम डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहां लिखते हैं मादा, यहां पर लिखते हैं नर, ठीक है। तो इसमें अगर मादा है XX और नर है
XY, तो इन लोगों को हम बोलेंगे सामान्य, माने नॉर्मल। अगर स्त्री के एक X पर उत्परिवर्तित जीन है X-X और पुरुष के नहीं, तो उस मादा को हम बोलेंगे वाहक। लेकिन अगर स्त्री के दोनों X पर त्रुटिपूर्ण जीन है और नर के खाली एक X पर त्रुटिपूर्ण जीन है, तो इसको हम बोलेंगे रोगी। क्या आप ये याद रखेंगे? बिल्कुल, है ना। तो ये डब्बा जो है ये है X लिंग अप्रभावी जीन उत्परिवर्तन द्वारा होने वाले रोगों का। समझ में आया? अब आते हैं X सहलग्न प्रभावी। इसके जो रोग हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दो उदाहरण लिख रहा हूं। इन उदाहरण को हमें पढ़ना नहीं है। एक है रेट्स सिंड्रोम और एक है गोल्ड्स सिंड्रोम। अब जरा इसके लिए भी डब्बा बना लेते हैं। तो यहां पर है मादा और नर। अगर मादा है XX और नर है XY, तो ये होंगे सामान्य। लेकिन अगर मादा है X-X या X-X- और नर है X-Y, तो आपको तो पता है ये प्रभावी है और प्रभावी में वाहक होते नहीं हैं, तो ये कैसे होंगे? रोगी। और यहां पर आप तारा बनाकर लिख सकते हैं, इनमें वाहक नहीं होते हैं। बोलिए जल्दी हाँ या ना। देखिए इधर शुरू करते हैं। जीन उत्परिवर्तन ये दो भागों में बांटा जाता है, कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के द्वारा, और इधर आइए लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के द्वारा। ये जो कायिक हैं ये फिर दो प्रकार से हैं, अप्रभावी ऑटोसोमल और प्रभावी ऑटोसोमल। ये लिंग सहलग्न भी दो प्रकार के हैं, X सहलग्न और Y सहलग्न। X सहलग्न फिर दो प्रकार के हैं, X सहलग्न अप्रभावी और X सहलग्न प्रभावी। ये सारे जो रोगों की जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ये आप याद करके आएंगे, ठीक है। अब हम आज अप्रभावी ऑटोसोमल शुरू नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है और हमारे पास समय की बड़ी सीमा है। तो हम आज जो शुरू करेंगे रोग वो कौन से होंगे? वो होंगे प्रभावी ऑटोसोमल। बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है, प्रभावी ऑटोसोमल। ये जो प्रभावी ऑटोसोमल होते हैं इनमें अगर एक भी बड़ा ए आ जाए तो क्या होता है? वो व्यक्ति रोगी हो जाता है ना। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? रोगी। और दो आ जाए तब भी वो रोगी होता है। सामान्य किस स्थिति में रहता है? सिर्फ इस स्थिति में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, ये आपने मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, है ना। तो पहले हम ये सारे रोग पढ़ेंगे 10 की 10 और फिर हम इसके ऊपर प्रश्न करेंगे। तो मैं इधर से ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो पहला रोग है एकॉन्ड्रोप्लेसिया। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर 1, एकॉन्ड्रोप्लेसिया। एकॉन्ड्रोप्लेसिया
ये क्या होता है आप लिखिए, एकॉन्ड्रोप्लेसिया का मतलब एक प्रकार का बौनापन जिसमें हमारे शरीर की लंबी अस्थियों में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। और मतलब क्या होता है इसमें ना, जो रोगी होता है वो अजीब सा लगता है, धड़ तो पूरा जितना बड़ा होता है, हाथ और पैर छोटे छोटे होते हैं, तो बौनापन। तो लिखिए एक प्रकार का बौनापन जिसमें शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती, लेकिन इसमें बुद्धिमत्ता पर फर्क नहीं पड़ता, वो इंटेलिजेंट जैसे होंगे वैसे ही होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है एनीरीडिया, ठीक है। लिखिए एनीरीड नंबर 2, एनीरीडिया। एनीरीडिया का मतलब है, लिख लीजिए, नेत्रों में आइरिस की अनुपस्थिति, हमारी आंखों के अंदर आइरिस नहीं पाई जाती, ठीक है। तो देखिए एकॉन्ड्रोप्लेसिया हो गया, एनीरीडिया हो गया, अब है ऊनी बाल। ऊनी बाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वूली हेयर्स। ऊनी बाल माने वूली हेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पूरी काया में भालू के समान हर हिस्से में बाल ही बाल उग जाते हैं, ठीक है। अब आइए ये अगला पॉलीडेक्टिली, देखिए नंबर 4 है पॉलीडेक्टिली। बेटा डेक्टाई का मतलब होता है उंगलियां, पॉली का मतलब होता है अधिक। जब 5 से अधिक उंगलियां हाथ या पैर में हो तो उसको पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। जैसे ये अंगूठा है, ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो 5 की जगह 6 उंगलियों का होना है ना। ऋतिक रोशन क्या है ना, 6 उंगलियां या 7 उंगलियों का होना, इसको पॉलीडेक्टिली कहते हैं। अगला जो है वो है सिनडेक्टिली, नंबर 5 सिनडेक्टिली। बेटा सिनडेक्टिली का क्या मतलब है, इसमें लिखिए जब 2 या अधिक उंगलियां आपस में संलयित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तब उसको सिनडेक्टिली कहते हैं। तो सिनडेक्टिली में क्या होगा, जैसे ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है, ये दूसरी और तीसरी बचपन से जुड़ी हुई हैं, और ये चौथी, इसको कहते हैं सिनडेक्टिली। समझ में आया। तो देखिए पॉलीडेक्टिली हो गया, सिनडेक्टिली हो गया। अब जो अगला है वो है ब्रैकीडेक्टिली, नंबर 6 ब्रैकीडेक्टिली। बेटा ब्रैकीडेक्टिली में क्या होता है, इसमें ब्रैकीकार्डिया आपने पढ़ा है 12वीं में। ब्रैकीकार्डिया में क्या होता है, जब आपका हृदय जो होता है वो छोटी छोटी इम्पल्स देता है ना, छोटी छोटी तरंगे देता है, साइज में आकार में छोटा हो जाता है। ब्रैकी का मतलब छोटा, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, हाथ तो बराबर है लेकिन जो उंगलियां हैं वो बड़ी छोटी हो जाती हैं। हथेली और बाकी सब चीज़ें बड़ी हैं, उंगलियां जो हैं वो एबनॉर्मल छोटे आकार की हो जाती हैं, ठीक है। असमान छोटे आकार की उंगलियों का होना, अधिक उंगलियों का होना, जुड़ी हुई उंगलियों का होना, छोटे आकार की उंगलियों का होना, ठीक है। तो यह है ब्रैकीडेक्टिली। देखिए इधर ब्रैकीडेक्टिली। अब है आपका अगला, जिसको अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, नंबर 7 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस।
बेटा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का मतलब होता है कि पूरे शरीर पर गांठें सी पड़ जाती हैं। आप लिख लीजिए, पूर्ण शरीर पर ट्यूमर जैसी अतिवृद्धियों या गांठों का होना। मुंह पर लटकी रही, यहां गांठें हो जाएंगी, यहां हो जाएंगी, यहां हो जाएंगी, हाथ पैरों में हो जाएंगी, उसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। अब अगला जो है वो है ये पीटीसी कागज का स्वाद चखना, नंबर 9। नंबर 8, पीटीसी माने फिनाइल थायो कार्बामाइड कागज का स्वाद बताना। तो अगर कोई पीटीसी कागज का स्वाद बता देता है तो इसका मतलब वो प्रभावी ऑटोसोमल असमानता से ग्रसित है। अगर वो नहीं बता पाता इसका मतलब वो सामान्य है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब पेशीय डिस्ट्रॉफी, ठीक है, नंबर 10। नंबर 9, पेशीय डिस्ट्रॉफी मतलब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इस पेशीय डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होता है वो नहीं बनता। तो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन नहीं बनता तो जो पेशीय हैं वो उनमें लचीलापन खत्म हो जाता है। ठीक है, ना ही वो संकुचित होते हैं ना ही वो फैलती हैं। ठीक है, और ऐसे मतलब हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं। तो ये है पेशीय डिस्ट्रॉफी। अब इस श्रेणी में जो आपका रोग बचता है उसका नाम है हंटिंगटन्स कोरिया, ये वाला। ठीक है, तो हंटिंगटन्स कोरिया हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इधर देख रहे हैं आप, चलिए नंबर 10, हंटिंगटन्स कोरिया, या इसको हंटिंगटन्स रोग भी कहते हैं। ठीक है, सो यहां लिखेंगे हम हंटिंगटन्स कोरिया। अब ये तो बड़े छोटे छोटे से रोग थे, आपने एक एक लाइन में लिख लिया। अब इसमें आपको थोड़ा समझना है, ये जो हंटिंगटन्स कोरिया है ये प्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। और ये जीन कहां उपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति है, उपस्थिति जीन की उपस्थिति गुणसूत्र 4 की छोटी भुजा पर। तो इसमें आप 4 ध्यान रखना, गुणसूत्र 4 की ऊपर वाली जो छोटी भुजा होती है उस पर यह पाया जाता है। इसमें होता क्या क्या है, कोरिया का मतलब होता है जब जो पेशियां होती हैं वो खराब होने लग जाएं। ठीक है, और पेशियां हमारी जैसे खराब होगी तो कोरिया का मतलब होता है हम ऐसे ऐसे नृत्य के रूप में ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो ये जो डांस, ये नृत्य जैसे जो गतियां होती हैं ये कोरिया होते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए, पेशियों का एवं मानसिक लक्षण का ह्रास होता है। ठीक है, मतलब दिमाग में भी असर पड़ता है और पेशियों पर भी फर्क पड़ता है। और इससे जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के उपापचयी तत्व हैं उनको संदमित करने वाले संदमन कारक बनते हैं। ये शुरू तो हो जाता है 15 से, मतलब इसमें लक्षण दिखाई देते हैं
लक्षणों की दृश्यता, माने लक्षण कौन सी उम्र से दिखाई दे सकते हैं, वो है 15 से 40 वर्ष। मतलब 15 से कम उम्र में नहीं दिखाई देते हैं, 15-16 के बाद दिखाई देते हैं और 40 वर्ष तक कभी भी दिख सकते हैं। लेकिन ये और भी अधिक बूढ़े लोगों में भी दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। और इसमें इससे क्या क्या होता है, इसमें बोलते बोलते अटकना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब हकलाना शुरू हो जाता है, तोतला बोलना, अब जो तुतलाकर बोलते हैं वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर जो हमारे हाथ और पैर की जो गतियां हैं वो सामान्य रूप से नहीं होती। जैसे आप कभी भी चलते हैं, आप ऐसे ऐसे चलेंगे, है ना, उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। जो मस्तिष्क का जो समन्वय है आपके हाथों पैरों के साथ, वो टूट जाता है, ठीक है। और हाथ पैर जो हैं वो हिलने लगते हैं, ऐसे झटके से हिलने लगते हैं, और ये अनियंत्रित होते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। खाना खा रहे हैं, ये वैसे पार्किंसन रोग का भी लक्षण होता है, खाना खा रहे हैं, चम्मच लेकर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खाना नीचे गिर जाता है, तो ये बुजुर्गों में साफ दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें जो आपका मोटर नियंत्रण होता है मस्तिष्क का, या जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो नियंत्रण होता है हमारे हाथों पैरों पर, वो खत्म हो जाता है। और जो मस्तिष्क है वो आकार में 20 से 30% तक छोटा हो जाता है। मस्तिष्क माने ब्रेन आकार में 20 से 30% तक सिकुड़ जाता है। ये बहुत जरूरी है। और मानसिक विकार तो होगा ही होगा, ठीक है। बोली में हकलाना, याददाश्त का खो जाना, या फिर रंगीन बैठे बैठे जो नहीं है उसको महसूस करना, इसको अंग्रेजी में हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्यूसिनेशन। तो ये क्या है आपका? हंटिंगटन्स कोरिया। आई बात समझ में? अब हम इसके ऊपर, ये डब्बा आपको ध्यान है, अब हम प्रभावी ऑटोसोमल के ऊपर एक प्रश्न कर लेते हैं, एक दो प्रश्न। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रभावी ऑटोसोमल जीन उत्परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्या है वो देखिए। एक हंटिंगटन्स कोरिया से ग्रसित लड़के की माता सामान्य थी, तो बताएं उस लड़के, उसके पिता तथा माता का समजीनी क्या होगा, तथा माता का समजीनी क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हंटिंगटन कोरिया से ग्रसित लड़का, तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लड़का, और ये लड़का हंटिंगटन कोरिया से ग्रसित है, माने रोगी है। और देखो, अगर ये जो हंटिंगटन कोरिया है ये ऑटोसोमल प्रभावी रोग है, और इसमें ग्रसित कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो बड़ा ए या बड़ा ए छोटा है। याद है? देखो इधर, बड़ा ए या बड़ा ए छोटा ए। तो हम
लड़के का समझीनी क्या लिखेंगे, एक बार तो हम दोनों लिख देंगे, बड़ा ए या बड़ा ए छोटा ए, और यहां हम लिखेंगे लड़के के पिता, लड़के के पिता, और हम यहां पर लिखेंगे लड़के की माता। अब यहां पर साफ साफ लिखा है लड़के की माता सामान्य थी, तो सामान्य माता प्रभावी रोग के लिए कैसे लिखी जा सकती है, छोटा ए। जल्दी बोलिए बेटा, हाँ या ना, छोटा ए। तो अब इस लड़के के पास एक ए तो पिता से आएगा और एक ए आएगा माता से। माता के पास तो कोई भी बड़ा ए है नहीं, तो माता से हमेशा कौन सा आएगा, छोटा ए। तो इसका मतलब ये लड़का बड़ा ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये लड़का होगा बड़ा ए छोटा ए, और लड़के की माता होगी छोटा ए। अब पिता की बारी, पिता से क्या आएगा, बड़ा ए। पिता से क्या आएगा, बड़ा ए। तो पिता बड़ा ए भी हो सकता है या बड़ा ए छोटा ए भी हो सकता है। तो पिता का समझीनी ये दोनों हो सकते हैं, लड़के का समझीनी ये हो सकता है और लड़के की माता का ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न करने हैं, क्योंकि मैं आपको क्रॉस वगैरह सब संकरण के बहुत सारे प्रश्न करके बता चुका हूं, तो ये आपके लिए करना बड़ा आसान होएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हंटिंगटन कोरिया दे रखा है प्रश्न में, तो हंटिंगटन कोरिया प्रभावी ऑटोसोमल रोग है। अगर आपको ये पूरी सारणी याद होगी, चार्ट याद होगा, तभी आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हो। तो आज हमने ऑटोसोमल प्रभावी रोग पढ़े हैं, कल हम ऑटोसोमल अप्रभावी पढ़ेंगे, उस पर प्रश्न करेंगे, और एक्स लिंक सहलग्न वाले करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं कल इसी टाइम पर। तो नमस्कार और आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।